बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर कैलकुलस में कांस्टेंट फंक्शंस पे है। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमेशा कॉन्टीन्यूस होते हैं और कांस्टेंट फंक्शंस का शुमार उन्हीं फंक्शंस में से होता है जो ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है जस्ट लाइक एफ ऑफ एक्स, और ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट फंक्शन है अगर इसकी जो रेंज है उसमें हमेशा इसका आंसर जो है वो सी है, यानी कि फॉर ऑल द काइंड ऑफ डोमेन द रेंज का आंसर एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि सी है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। देखें, जब भी कोई फंक्शन डिफाइन होता है तो फंक्शन के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी डोमेन होती है और एक उसकी रेंज होती है। रेंज के बारे में तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन के बता दिया कि वो फंक्शंस जिनकी रेंज हमेशा एक फिक्स्ड नंबर आती है, यानी कि उनके आंसर में जब भी आप डोमेन का कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट करते हैं आंसर में हमेशा रेंज के तौर पे एक फिक्स नंबर आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द सी हेयर। देखिए, कोई भी फंक्शन है जैसे उसकी डोमेन है, डोमेन में एक सेट x है फॉर एग्जांपल और रेंज में एक सेट y है। This is called the range, y is called the range and x is called the domain। यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शन जनरली मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इन फंक्शंस की डोमेन क्या है? तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शंस मैं डिस्कस कर रही हूँ, जनरल कांस्टेंट फंक्शन डिस्कस कर रही हूँ, उसकी डोमेन में आपके पास पूरी की पूरी रियल लाइन है और रेंज में आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सेट y है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट आपके पास c है। तो ये सिनेरियो कुछ इस तरह का है। इस तरह का फंक्शन फॉर एग्जांपल जो मैंने डिफाइनिंग बिहेवियर ये लिखा है कि एफ ऑफ एक्स, यानी कि आप इसमें x क्या है यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि x अगर आप इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं। तो जनरल में हम यहाँ पे इस तरह के फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस जिसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर, इसका मतलब है कि ये जो डोमेन है ये रियल नंबर्स हैं और ये इसकी वैल्यू पूरी रियल लाइन में से कुछ भी हो सकती है। जबकि आप यहाँ पे कोई भी रियल लाइन में से कोई भी वैल्यू उठा के पुट करें आपके पास आंसर जो है वो सी आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक आधा रियल नंबर मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ, जैसे आपने एक 0 पुट किया फॉर एग्जांपल तो उस पर भी आंसर आपके पास सी ही आएगा। आपने कोई पॉजिटिव रियल नंबर पुट किया एफ ऑफ 1, उस पर भी आंसर आपके पास सी आएगा। एफ ऑफ -1 आपने पुट करके देखा तो भी आंसर आपके पास सी आएगा। तो इस तरह से आप 0.5 पुट कर लें, कोई फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर लें तो भी आपके पास आंसर जो है वो सी ही आएगा। और एफ ऑफ -0.5 कोई नेगेटिव फ्रैक्शन पुट कर लें तो भी आपके पास आंसर सी आएगा। हर हाल में यानी कि यहाँ पे आपके पास फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, यानी कि 0, 1, -1, 0.5 एंड -0.5 ये सारे रियल नंबर्स थे। मैंने 1 बाय 1 आपको सिलेक्शन करके दिखाई है। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर आप पुट करें आपके पास हर हाल में आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है और वो सी है। इस तरह के फंक्शंस को जब आप स्केच करते हैं तो वो स्केचिंग में किस तरह की लुक आती है इनकी। जी, तो ये आपके पास मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 0 और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन चल रही है और इसी तरह से नेगेटिव इन्फिनिटी तक चल रही है। इस फंक्शन को हम करने लगे हैं जी स्केच। यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी जस्ट लाइक 1, जस्ट लाइक 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह से 0 के लेफ्ट पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अच्छा जी, आपने क्या करना है, सबसे पहले 0 की बात करते हैं। एफ ऑफ 0 पे क्या आपके पास आंसर आता है? आपके पास वर्टिकली आंसर आता है जी सी। सी क्या है? सी कोई भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको कोई पॉजिटिव कांस्टेंट लेते हैं, कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करें कि 0 से आप ओरिजिन से चलते हैं और आप यहाँ तक पहुँचते हैं। दिस इज़ द पॉइंट सी वर्टिकली वाई एक्सिस के ऊपर, ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका एक्स एक्सिस आपकी डोमेन है और वाई एक्सिस जो है वो आपकी यहाँ पे रेंज। अच्छा जी, 0 के ऊपर आपने जो पहला पॉइंट ड्रॉ किया जब आपके x की वैल्यू 0 थी तो आपके पास आंसर c आता है। फिर जब x की वैल्यू आपके पास 1 आती है तो आंसर अगेन c है। x की वैल्यू 2 है तो रेंज का आंसर अगेन c है। x की वैल्यू 3 है, आंसर आपके पास अगेन c है। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे है। -1 के ऊपर x की वैल्यू -1 के ऊपर आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर सी है। -2 के ऊपर अगेन एक्स का आंसर सी है। -3 के ऊपर एक्स का आंसर
सी है और ये सिलसिला आपका माइनस इन्फिनिटी तक चलता है और यहाँ पे आपका प्लस इन्फिनिटी तक चलता है। अब इसको अगर स्केच करें तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और ये आप देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये आपके पास पैरेलल आती है जी आपके एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन जो आपका स्केच होता है ये बिल्कुल इसी तरह से स्केच होता है। अब सी आपका ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कोई सी फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता है तो आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा सा नीचे हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से, लेकिन ये पैरेलल आपके एक्स एक्सिस के साथ ही आएगी। और अगर कोई और सी थोड़ा ऊपर ले लेता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी को फर्जी तौर पे लिया है कि कोई भी सी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है सपोज करें फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो ये आप थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है सी। तो इस तरह से हर केस में आप ये देख रहे हैं कि आपके पास आंसर जो है इस स्केचिंग का एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। अब सी को अगर आप नेगेटिव लेते हैं तो सी नेगेटिव इस साइड पे हो सकता है, तो भी आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो कि नेगेटिव साइड पे जाएगी। यानी कि हर केस में कांस्टेंट फंक्शन जो है सी कुछ भी हो सकता है। सी अगर आपके पास फॉर एग्जांपल +5 है, सी आपके पास -5 भी हो सकता है, सी 5 के अलावा कुछ और वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं हर केस में आपके पास जो स्केच होके कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ स्केच होके आ रहा है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि जो भी लाइन आ रही है वो चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस के साइड पे है चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस के साइड पे है, हर हाल में वो लाइन जो है वो आपके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। तो आप जब भी एक कांस्टेंट फंक्शन को स्केच करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आए या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये इसकी स्केचिंग होती है। अब ये फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन जो है बेसिकली हमारा जो मेजर टॉपिक है वो ये है कि कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो इसको चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस कैसे होते हैं। आंसर जी, इसके बाद हमने चूंकि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि क्या आप कॉन्टिन्यूस होते हैं हमारे पास कांस्टेंट फंक्शंस। तो ये कॉन्टिन्यूटी की मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख के दी है, ये इंटर लेवल में हमने पढ़ी हुई है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कैसे होते हैं। फंक्शंस कॉन्टिन्यूस तब होते हैं जब कोई भी फंक्शन एफ, बेसिकली कॉन्टिन्यूटी एक पॉइंट पे आपको पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट अगर आपके पास टी है एंड डोमेन का कोई एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब इस वक्त हमारी डोमेन क्या है, इस वक्त हमारी डोमेन जो है वो एक इन्फिनिट सेट है, दैट इज़ अ रियल नंबर। इसके हर पॉइंट पे आप किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूटी आपको पढ़ाई जा रही है। आपने इंटर लेवल में 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूटी पढ़ी हुई है, यानी कि किसी एक डोमेन के किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक की जा सकती है, लेकिन पहले 1 पॉइंट कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है अगर उस पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। पहला पॉइंट। दूसरा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हो, यानी कि वो पॉइंट अगर आप डायरेक्ट उस फंक्शन में पुट कर दें तो आपके पास जो भी आंसर आए वो रेंज का एग्जिस्टिंग वैल्यू हो, कोई इन्फिनिटी ना आ जाए। तीसरा पॉइंट ये है कि नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट में जो आंसर्स आए हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि आपके जो लिमिट जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन के उस पॉइंट पे बराबर होनी चाहिए, कि उस पॉइंट के ऊपर लिमिट का जो आंसर है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो फिर हम कहेंगे कि टी पॉइंट के ऊपर आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये टी पॉइंट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर हर रियल नंबर के ऊपर 1 by 1 हम इसी तरह से को टी मान के हम ये काम करें और हम चेक करें कि आया वाकई ये कॉन्टिन्यूस है हर रियल नंबर के ऊपर, तो फिर हम ये कहेंगे कि हमारा ये जो कांस्टेंट फंक्शन है पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। और फिर जनरली हम ये कहेंगे कि हर कांस्टेंट फंक्शन जो होता है नॉर्मली उसकी डोमेन जो है वो पूरी रियल लाइन हो सकती है, तो डेफिनेटली हर कांस्टेंट फंक्शन जनरली फिर कॉन्टिन्यूस होता है पूरी डोमेन के ऊपर। अब यहाँ पे अगर हम पहला चेक करें कि जैसे कि हमारे पास लिमिट है, लिमिट हम चेक करें, लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू t है और f ऑफ x की वैल्यू है आपके पास c, जैसे कि आपने यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन माना हुआ है x इज़ अप्रोचिंग टू t और यहाँ पे आपने पुट कर दिया c, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो है ही नहीं, x की जगह हम क्या पुट करें, यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वो c आएगा। बेसिकली लिमिट जो है, लिमिट को हमेशा मैं डिस्क्राइब करती हूँ लेफ्ट और राइट लिमिट से। t कोई भी नंबर हो सकता है डोमेन में से। अब मैं इसको आपको समझाती इस तरह से हूँ कि जैसे मैं इस फंक्शन को चूँकि हमने स्केच तो किया हुआ है, सपोज करें t का मतलब है 2, x इज़ अप्रोचिंग टू 2, तो f ऑफ x इज़ इक्वल्स टू लिमिट x इज़ अप्रोचिंग टू 2, ये है आपके पास c।
ये देखिए जी, x आपका 2 को अप्रोच कर रहा है। अब 2 को अप्रोच कर रहा है मीन्स आप 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं तो वो लेफ्ट लिमिट बनेगी, और अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो आपकी राइट लिमिट बनेगी। लेकिन जब आप 2 को अप्रोच कर रहे होते हैं राइट साइड से या लेफ्ट साइड से तो आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है। ये देखिए पूरे इस एरिया के ऊपर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो सी ही है, ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट है जो कि 2 के ऊपर आता है, जिसको मैं एफ ऑफ 2 कह सकती हूँ। एफ ऑफ 2 के राइट साइड पे और एफ ऑफ 2 के लेफ्ट साइड पे जब आप अप्रोच कर रहे होते हैं बहुत नियरेस्ट टू द 2, इन सारों के ऊपर आपके पास जो फंक्शन का आंसर आता है वो सी ही आता है। यानी कि लेफ्ट लिमिट का आंसर भी और राइट लिमिट का आंसर दोनों सूरतों में आपके पास, यानी कि आप टी प्लस कर लें या फिर आप टी माइनस करें, कि लेफ्ट लिमिट करें या आप राइट लिमिट करें, कांस्टेंट फंक्शन में दोनों का बिहेवियर जो है वो आपके पास सी ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास सी आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप 3 पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन में आपके पास लिमिट ऑफ द फंक्शन जो है लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो ऑलवेज इक्वल आती हैं। इसके बाद अगर आप एफ ऑफ टी पुट करें तो भी आपके पास आंसर जो है वो सी आएगा। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी सी है। ये देखें 2 के ऊपर अगर आप लिमिट की चेक करना चाह रहे हैं तो 2 के ऊपर भी लिमिट है सी, 3 के ऊपर भी लिमिट है आपके पास सी, और 3 के ऊपर भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सी है, 1 के ऊपर भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इनके हर वो पॉइंट जो आपके पास डोमेन में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है हर एक के ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सी है और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सी है। तो लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है इसमें बहुत ईजीली चेक हो जाता है कि ये आपके पास इक्वल होती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जितने भी कॉन्स्टेंट फंक्शंस होते हैं वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ऑलवेज ये मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करा दिया और समझा भी दिया कि किस तरह से कि कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। अब आपने इसको याद रखना है क्योंकि ये रिजल्ट बहुत से क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा, और स्पेशली हम जो रोल्स थ्योरम कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें जब हमने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी फंक्शंस की तो इसमें ये याद रखिएगा कि जब भी कभी कांस्टेंट फंक्शंस आएंगे तो कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, और डोमेन उनकी अगर ना भी बताई हो तो आपने उनकी डोमेन को पूरी रियल लाइन ही हमेशा कंसिडर करना है। तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा पूरी रियल लाइन के ऊपर कॉन्टिन्यूस होते हैं। जी, कॉन्टिन्यूटी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास डिफरेंशियबिलिटी का। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी का स्टेप आता है, क्योंकि कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल होता है अगर पीछे से वो कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियबल भी हो। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैं आपको इसी कॉन्स्टेंट फंक्शन को साथ ही हम डिफरेंशियबिलिटी का काम भी कर लेते हैं कि चेक कर लेते हैं कि क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास डिफरेंशियबल भी होते हैं। जी, तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। कोई भी फंक्शन f है आपके पास और वो डिफरेंशियबल है। जी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल तब होता है अगर उसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के बराबर हो जाए। ये है जी इसका लेफ्ट डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, और अगर इसका राइट डेरिवेटिव आपस में बराबर हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या होती है जी? लेफ्ट डेरिवेटिव होता है जी, लेफ्ट डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट x के ऊपर जो डिफाइन किया जाता है वो इस तरह से कि लिमिट h इज़ अप्रोचिंग टू 0, और लेफ्ट डेरिवेटिव है तो 0 को माइनस कर लें, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h, और राइट डेरिवेटिव होता है जी इसी पॉइंट के ऊपर लिमिट h इज़ अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये राइट लिमिट होगी और यहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट लिमिट है, ठीक है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। ये इतना हिस्सा दोनों का सेम है, लेकिन लिमिट आपको शो कर रही है लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव के लिए। h यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से और यहाँ पे 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, यानी कि ऑब्वियस है कि यहाँ पे h की वैल्यू कोई नेगेटिव है, और क्योंकि 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे h की वैल्यू कोई पॉजिटिव है क्योंकि 0 के राइट पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब जब आप लेफ्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं अपने इस कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर, तो फिर आप ये देखिए कि क्या बनता है। लेफ्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, इस कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो जब आप कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास लिमिट
h इज़ अप्रोचिंग टू 0 माइनस, अच्छा जी, f ऑफ x प्लस h का आंसर, x प्लस h, देखिए x क्या है, x कोई भी एक रियल नंबर है, h जो है ये भी कोई एक रियल नंबर है, x प्लस h भी आपके पास कोई एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका डिफाइनिंग बिहेवियर ये है कि जितने भी रियल नंबर हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब पे आपके फंक्शन का आंसर आना c ही है। तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस h का आंसर भी आपके पास c आता है और f ऑफ x का आंसर भी आपके पास c आता है, जैसे कि मैंने पीछे आपको ग्राफ स्केच करके भी दिखाया, तो वहाँ से भी आपको पता लग गया होगा। तो ओवरऑल आपके पास आंसर जो है लेफ्ट डेरिवेटिव का 0 आता है। इसी तरह से राइट डेरिवेटिव का आंसर क्या आता है, लिमिट h इज़ अप्रोचिंग टू 0 प्लस, इसी तरह से f ऑफ x प्लस h अगेन c और f ऑफ x भी c, तो c माइनस c ओवर h आपके पास अगेन 0। तो लेफ्ट डेरिवेटिव भी आपके पास और राइट डेरिवेटिव दोनों सेम आते हैं और वो 0 आते हैं और एग्जिस्टिंग हैं, कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है, ये नहीं कि आपके पास इन्फिनिटी आ गया। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव जो है वो आपके पास चूँकि इक्वल आ गए हैं और एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा डिफरेंशिएबल भी होता है। तो यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया कि किस तरह से कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। जब भी कभी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी किसी कांस्टेंट फंक्शन की चेक करनी होगी तो आप इस थ्योरम के रिजल्ट को याद रखिएगा, हमेशा इसको फिंगर टिप पर रखिए, क्योंकि जहाँ भी कहीं चेक करना होता है तो ये रिजल्ट ये मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में प्रूफ करके दिया, लेकिन एक्चुअली में ये हमेशा रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कॉन्टिन्यूस भी।